बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। आजकल क्रिकेट का दौरा है। कल रात को भी पाकिस्तान ने एक मैच जीता तो हमने सोचा कि आज कुछ सियासी कमेंट्री कर ली जाए। गुज़िश्ता बरस इमरान खान साहब को जब क्लीन बोल्ड किया गया तो खान साहब विकेटें उखाड़कर पिच खराब करने लगे। अंपायर ने बुलाकर कहा कि विकेटें वापस लगाओ और ग्राउंड में अच्छे बच्चों की तरह दूसरी टीम को बारी दो। खान साहब अपने आधे खिलाड़ी सेनेट, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली जीबी में छोड़कर अपने तौर पर ग्राउंड से ही निकल गए। फिर एक साल गुजरा तो पिच पर मौजूद टीम के कैप्टन ने उसी ग्राउंड में, उसी पिच पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए एक ही दिन में तेज तरीन 180 रन बनाए और नॉट आउट रहे। अब खान साहब बार बार अंपायर से यह कह रहे हैं कि मुझे ग्राउंड में वापस भेजें और इन्हें ग्राउंड से वापस भेजें। मैं अपने ही खिलाड़ियों से खुद को बाल भी कराऊंगा और छक्के चौके लगाकर तमाशबीन से और शायकीन से खूब दाद वसूल करूंगा। अब दोनों टीमें इस बात पर मुज़ाकरात कर रही हैं कि फाइनल एक ही दिन हो और अंपायर को अंपायरिंग करने दें, सालिसी नहीं। ऐसी सूरत में जब पार्लिमान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद किया तो किस किस को क्या क्या पैगाम गया। सबसे पहले जनाब अपने पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है शनीला मार साहिबा ने स्टूडियोज़ में, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मुर्जा सुलंगी साहब स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सज्जाद अनवर साहब लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज़म चौधरी साहब भी लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल मुर्जा सुलंगी साहब सर आपसे होगा। ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट से एतमाद का वोट, क्या पार्लियामेंट ने यह पैगाम दे दिया है कि वो हुकूमत के पीछे खड़े हैं? जी, ये तो साफ जाहिर है। 180 अगर मौलाना साहब जिनका इंतकाल हुआ पिछले दिनों रमज़ान में जी, अगर वो बाकायद हयात होते तो ये 181 बनते थे और स्पीकर साहब को मिला लें तो 82 जी, वो सिर्फ उस सूरत में वोट करते हैं कि कोई टाई पड़ जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि जिन्होंने मुकाबला करना था वो उस मैदान से ही भागे हुए हैं, जैसा कि आप अपनी तमहीद में बताया। तो बात ये तो खैर वाज़ेह है ही, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि वो एक्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिस पर सदर ममलकत ने दस्तखत नहीं फरमाए और माजरत कर ली थी, पर उन्होंने ही उसको जारी कर दिया है। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अच्छा, जारी कर दिया। लेकिन इस वक्त लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि आज इमरान खान ने अपनी ही भेजी हुई मुज़ाकराती टीम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उन्होंने फरमा दिया कि अगर 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नहीं होते तो आइन जो है वो टूट जाएगा। ठीक। और ये सितंबर और अक्टूबर के इलेक्शन की अगर बात हो रही है तो इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस खदशे का इजहार कल हम सब लोगों ने किया था कि हमें पुरुमीद तो होना चाहिए मुज़ाकरात से, लेकिन एक मोहतात अंदाज में, क्योंकि जो इमरान खान के जो तरीक़ा वारदात है वो हमेशा यही है कि वो अपने अलावा और किसी पे एतबार नहीं करते, अपने साए पे भी एतबार नहीं करते। वो आज खुलकर सामने आ गया, बावजूद इस बात के कि अब कहा गया है कि जी कुछ पेशरफ्त हुई है और मंगल को आखिरी राउंड होगा, लेकिन मंगल को ही सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत भी है। तो फिर देखते हैं कि चांद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आता है या मुज़ाकराती टीम से। सर, आपने बात की कि खान साहब अपने अलावा किसी पे एतबार नहीं करते। खान साहब तो एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि जी मैंने तो एतबार किया था और एतबार के चक्कर में 2 असम्बलियों से हाथ दो बैठे। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब से जब मुलाकात हुई PMLN के कुछ लोगों की तो उन्होंने कहा जी सानू असम्बलियाँ कदों वापस कर रहे हो। वो तो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि असम्बली वापस हो जाए। तो खान साहब तो फिर माजी में जो उन्होंने बातें की हैं उस हिसाब से तो वो बड़े सिलेक्टेड लोगों पे एतबार करते रहे, जिनमें फ़ारा गोगी साहिबा भी हैं।
जी, आपने ठीक फरमाया। जो उनके सहूलतकार हैं वो उन पर एतबार करते हैं, लेकिन इस बात पर किसी ने एतबार नहीं किया जो उन्होंने फरमाया कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे असम्बलियाँ ये तहलील की थी। क्योंकि जिस मुलाकात का जिक्र है वो अगस्त सितंबर में हुई थी, और असम्बलियाँ जो है वो जनवरी के वस्त में तहलील की थी, और वो उस वक्त की थी जब नए आर्मी चीफ की तैनाती हो गई थी। तो वो उनकी मायूसी का इजहार था। तो खान साहब जो है उन्होंने सच बोलना सीखा नहीं है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो भोले बादशाह हैं, वो उनकी कही हुई हर बात पर एतबार कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला साहिबा, कल वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर भी की थी, खिताब भी किया था। हाउ डू ये सिचुएशन, एक तो ये बात की जाती है कि जी कि कल का जो इजलास था वो स्पेसिफिकली जो टाइमिंग थी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही थी, दूसरी तरफ इजलास जारी था, तो शायद कुछ पैगाम भी देना था। दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त किस हद तक प्रिपेयर्ड है कि अगर कोई कंटेम्प्ट का मामला, जैसे पीटीआई कह रही है, सामने आता है तो गवर्नमेंट के पास जो कंटीजेंसी प्लान है, क्या गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है? जैसे कि कल वज़ीर-ए-आज़म के खिताब से मालूम हुआ कि तैयारी पूरी है, आपके पास क्या खबर है? देखिए, एक तो 180 मेंबरान ने कल वज़ीर-ए-आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसमें दिया है, तो उसमें अगर आप वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करेंगे तो कोई और वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा ना, फिर भी आपके पास 72 से ज्यादा वोट होंगे। फिर अगर आप उसको नाअहल करेंगे तो आपके पास फिर एक वज़ीर-ए-आज़म बनाने के चांसेस तो फौरन तो होता नहीं, इसमें टाइम तो लगता है जी, और ये फौरन होता नहीं है ना, और तो उतनी देर में हाँ कोई रिटायर भी हो सकता है और वो जा भी सकता है वहां से, और उसकी जगह पे कोई इंसाफ पसंद भी आ सकता है। सारा कुछ सब कुछ देखें, वो सियासतदान है। आप अगर सियासतदान को सियासत करने देंगे तो उसको कोई मात नहीं दे सकता। जब सियासतदान उतरता है ना मैदान में, फिर उसको कोई मात नहीं दे सकता। हाँ, अगर मैदान में पूरी तरह उतर चुके हुए ना, जब आप बंदूकों के जरिए आएंगे, मार्शल लॉ लगाएंगे या आप जुडिशल मार्शल लॉ लगाएंगे, तो फिर जाहिर है कि जो मुकाबला होता है ना वो जरा वन साइडेड हो जाता है। लेकिन जब आप सियासत में किसी के पास, जैसे आसिफ जरदारी ने कहा था ना कि अगर हमें तो कानून बनाना भी आता है और हमें सियासत करनी भी आती है, आपको सिर्फ कानून बनाना आता है। तो जो सियासतदान होते हैं ना वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो कल जो पार्लियामेंट है वो पहले दिन से वज़ीर-ए-आज़म के पीछे खड़ी हुई है और पहले दिन से वो एक पैगाम दे रही है। दूसरी बात है कि अगर वहां से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है कि कोई कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो रेफरेंस तो स्पीकर ने भेजना है ना। अगर स्पीकर इनकार कर देता है, अगर पार्लियामेंट उस फैसले को मानने से इनकार कर देती है, तो आप कैसे उसको कंटेम्प्ट के नोटिसेस इशू होते हैं ना, उसके बाद फिर मामला तो आगे चलते हैं। मामला चलेंगे, लेकिन अगर आप करेंगे ना जैसे यूसर रज़ा गिलानी के साथ हुआ था कि जी जब तक कोर्ट जो है वो खत्म नहीं होती तो तब तक की आपकी सजा है, और उसके बाद उनको नाअहल किया गया था। उस वक्त ये था, लेकिन उस वक्त ये थी फहमीदा मिर्जा भी नहीं भेज रही थी। फिर दोबारा से कोर्ट में मामला गया था, फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया था, फिर उनका रेफरेंस जो था इलेक्शन कमीशन के पास गया था, फिर वो नाअहल हुए थे। लेकिन उस सियासी जमातें जो थी वो मुत्तहिद नहीं थी। आज सियासी जमातें मुत्तहिद हैं, एक पेज पे हैं। मैंने कल भी कहा था कि जमहूरियत के पेज हम बार बार एक सेम पेज करते थे, जो एस्टैब्लिशमेंट का हुकूमत का होता था। पहली दफा हमें जमहूरियत के पेज के ऊपर तमाम सियासी जमातें खड़ी नजर आ रही हैं। एक आप उसको मैं सियासी जमात मानती नहीं, वो एक प्रेशर ग्रुप है, मैं उसको नहीं मानती। मैं इमरान को सियासतदान भी नहीं मानती, मैं उनकी पार्टी को सियासी पार्टी भी नहीं मानती। वो एक प्रेशर ग्रुप है। सीटें हैं, बलूचिस्तान में सीटें हैं, देखिए वो सीटें कैसे दिलवाई गई है ना, अब तो वो खुद सामने आ रहे हैं। देख आप ये देखें कि 178 वोट मिले थे इमरान खान को, और वो खुद कहते हैं कि वो वोट लेने के लिए उन्होंने 15-20 दिन इंतजार करवाया गया, लोगों को इकट्ठा किया। जिस सेनेट में जिस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने थे, तो खान साहब ने ये समझा इसलिए कि बंदे इकट्ठे करवाने थे। किसने करने थे? आपको भी पता है कि किसने इकट्ठे करने थे। आपकी बात में ना आज़म जोशी साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आज़म साहब, एक तो मुस्कुराहट की वजह भी बता दीजिएगा, दूसरा वज़ीर-ए-आज़म की शख्सियत को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लाहौर से ज़ाहिर बात है, उन्होंने भी लाहौर में यानी जब सीएम थे तो बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजारा। उनको लाहौर स्पीड या पंजाब स्पीड के नाम से चाइनीज़ जानते हैं। तो उनकी शख्सियत जो है वो इतनी धुआंधार तकरीर और खिताबात के हवाले से वैसे जानी नहीं जाती कि इतना वो सख्त मौक़िफ़ लेते हैं। वो हमेशा अफ़ाम तफ़हीम के हवाले से बात करते हैं। तो कल की जो तकरीर है वो उसके लिए उसके अंदर किस किस को क्या क्या पैगाम दिया गया है, तो पहले तो आप शर्मिला साहबा का जवाब दे दें, फिर मेरे सवाल का जवाब दे दें। शुक्रिया यासर। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था
कि आप जो क्वेश्चन नीला साहबा से या मुझसे पूछना चाहते हैं उसका आंसर तो आपको खुद पता है, तो आप हमारे मुंह से क्यों वो सुनना चाह रहे हैं। तो जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब का मामला है, देखें मियां शहबाज शरीफ वो लाहौर के अंदर जब पंजाब के अंदर वज़ीर आला रहे तो उनको उनकी शख्सियत को जो पहचाना जाता था वो था उनकी परफॉर्मेंस, और जिस तरह उनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल होता था वो उसकी मिसाल मेरा ख्याल है आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती, बल्कि दूसरे सूबों में वज़ीर आला के तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब की मिसाल दी जाती थी कि जिस तरह उन्होंने लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर जितनी तेज़ी से वो काम करवाते थे और कमिटमेंट के साथ। और मैं तो इस चीज़ का हमने आंखों से देखा है कि ब्यूरोक्रेसी जब शुरू में वज़ीर आला बने तो ब्यूरोक्रेसी बड़ी परेशान रहती थी, क्योंकि सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के तो जो प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट होते थे तो वहाँ पे वो विजिट करने चले जाते थे, तो ब्यूरोक्रेट्स की दौड़ें लगती थी कि वज़ीर आला खुद पहुँच गए हैं और वहाँ पे कोई नहीं है। तो इस तरह के वो उनके लिए दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन वो वाकई फामो तफहीम वाले बंदे थे, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा हमने उनका इतना सख्त रवैया और सख्त तकरीर देखी। उसकी वजह शायद यासर ये है कि जो उन्होंने 1 साल के अंदर हालात देखे, जिस किस्म के मुश्किलात देखी इस स्टेट को दरपेश, कौम को दरपेश, बंदे के अंदर मुश्किलात के साथ साथ सख्ती भी आ जाती है, तलखी भी आ जाती है, और जब अगले दूसरी जानब से तमाम तर काविशों के बावजूद कोई नरमी इख्तियार करने को तैयार ना हो तो फिर ऑटोमेटिकली एक बंदे का लहजा सख्त हो जाता है, तलख हो जाता है। उसकी वजह यही थी। तो जहाँ तक आजकल ये मुज़ाकरात वाला सिलसिला चल रहा है, सोलंकी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम कल भी शशोपंज में थे कि कामयाब होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक चीज़ आज मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में कुछ मैसेज होते हैं जिन्हें हम जोड़ के तो अपना एक तज्जिया बनाते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ अभी उम्मीद की किरण बाकी है। आप देखें आज 33 लोग पीटीआई के इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तार होते हैं, और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पीटीआई की जो लीडरशिप वहाँ पे मुज़ाकरात के लिए आती है, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, साद रफीक साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे बंदों को रिहा किया जाए, तो उसके फौरी बाद उनकी रिहाई के ऑर्डर हो गए और उन 33 लोगों को बाकायदा रिहा कर दिया गया। तो सर जी अगर थोड़ी सी आवाज आपको डिले जाएगी, इस किस्म का होता तो उम्मीद की किरण खत्म हो गई होती, तो मेरा ख्याल है कि इतना पॉजिटिव जेस्चर। जी 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 इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ सवाल भी ले लीजिएगा। 33 अफराद को वैसे ही उठा लिया गया था। 33 अफराद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर क्या कर रहे थे? 33 अफराद क्या पुलिस वालों के साथ गुत्थम गुत्था नहीं हुए? उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल वहां पैदा नहीं की? और जिस तरह से खान साहब गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो इस तरह जाया जाता है कि आप लाओ लश्कर लेकर, मेरा ख्याल है कोई 150 गाड़ियां थी उनके साथ। भाई ऑब्वियसली बिला वजह तो बंदे गिरफ्तार नहीं होते। जब आप वहां पे हंगामा राई करेंगे, आप कोई ऐसा कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, तभी गिरफ्तार होंगे ना। सिर्फ 33 क्यों पकड़े? वरना तो 300 भी पकड़े जा सकते थे। इसका मतलब है कि वो 33 लोग, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कानून तोड़ा था तो उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक बड़ा मस्बत आगे से रवैया है। हुकूमत ने पूरा एक उनकी बात पे ना सिर्फ सुनी बल्कि फौरी तौर पर उनके बंदे छोड़ भी दिए। लिहाजा इस चीज को मैं तो थोड़ा सा ना इसमें अभी जो मुज़ाकरात के हवाले से एक उम्मीद की छोटी सी एक किरण में देख रहा हूं कि शायद चीजें कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं, शायद अपने फैसले सियासतदान खुद कर सके। क्योंकि अगर आज नहीं करेंगे, अगर खान साहब इसी तरह जिस तरह अभी सोलंकी साहब ने जिक्र किया कि खान साहब ने अपनी लीडरशिप को कह दिया जी इंतखाबात होंगे तो मुज़ाकरात होंगे, नहीं, देखिए ये सियासी रवैया नहीं है। अगर आपने इसी तरह के गैर सियासी रवैये रखने हैं तो आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर सियासत करनी है तो आपको सियासी रवैये भी रखने पड़ेंगे और आपको अपने अंदर एक लचक भी पैदा करनी पड़ेगी। आपने पहले स्टेट और स्टेट के मसाइल को देखना है, उसके बाद अपनी सियासत को देखना है। अगर आप पहले अपनी सियासत देखेंगे, स्टेट पीछे रह गई, तो फिर सियासत नहीं होगी। इस वक्त तमाम तर एफर्ट जो हो रही है वो स्टेट के हवाले से हो रही है। अगर इंतखाबात पे 1 तारीख के ऊपर सारे लोग मुत्फिक हैं, पार्लिमान हमारा मुत्फिक है और पार्लिमान ये कह रहा है कि 1 तारीख के अंदर इंतखाबात हो, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मजायका नहीं है। आप बैठ के बात करें, बात करके अपने दलाइल के साथ मनवा लें। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ने कल एतमाद का वोट लिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पहली दफा हुआ है कि पूरा पार्लियामेंट
उसने ये साबित किया कि वो प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा है। चाहे किसी भी किस्म के हालात हो जाए, पार्लियामेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है। खुदा ना खासा कल को नाअहली की बात की जाती है, खुदा ना खासा कल को कोई और इशू होता है, लेकिन बड़ा एक मजबूत किस्म का एक पैगाम दिया गया है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं है, या एक पार्टी एक जमात अकेली नहीं है, इस वक्त पूरा पार्लियामेंट खड़ा है और जो भी फैसला आएगा वो एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं, एक पार्लियामेंट के खिलाफ आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं प्लीज? जो आपने बात की ना प्राइम मिनिस्टर के बारे में, देखें ठीक है कि उनका रवैया बड़ा होता है मुतफहीम वाला, और बात भी करते हैं कि मुज़ाकरात कर लें, मिलके चलें, लेकिन ये वही प्राइम मिनिस्टर जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो डॉन लीक्स निकली थी, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर इन्हीं का रवैया सबसे सख्त था। और उसके अलावा जो अभी हमारे आर्मी चीफ की तकरीर हुई है उसके ऊपर भी सबसे ज्यादा प्रेशर इन्होंने लिया। ये डट गए, आपको भी पता है कि बैक एंड पे क्या क्या साजिशें और क्या कुछ चल रहा था। तो जब इन्होंने डटना होता है, इन्होंने काम करना था ना, तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो डट भी जाते हैं। ठीक है, ही इज अ गो गेटर। जी सजाद साहब, आपको इन्वॉल्व करते हैं जनाब। कल जैसे ही एतमाद के वोट का मामला सामने आया, एक सरकार की बात सामने आई, तो हमने देखा कि जो दूसरी तरफ पीटीआई के लोग हैं उन्होंने कहा जी इनको तो वोट डालने वाले वो लोग भी हैं जिन्होंने पीटीआई से बगावत की है। तो बात सामने आ गई कि वो लोग नहीं थे। तो हाउ डू यू सी ऑल दिस सिचुएशन? अगर कैलकुलेशन में जाया जाए तो फिर कैलकुलेशन में तो सारे के सारे नंबर्स इन्हीं के पूरे होते हैं। तो जो पीटीआई ने इल्जाम इस हवाले से लगाया, उन्होंने कहा कि जी इनके तो लोग थे ही नहीं, वो तो जो वोट डालने वाले थे वो तो दूसरी तरफ के लोग थे। तो एक तो जरा इसको भी क्लियर कर दीजिएगा, यानी नून लीग के 85 हैं, पीपल्स पार्टी के 58 है, JUI फे के 12 है, MQM के 7 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 4 हैं, काफ लीग के 3 है, ANP जमहूरी वतन पार्टी के 1-1, जबकि 4 आजाद अरकान ने शहबाज शरीफ साहब पे भरपूर एतमाद का इजहार किया। तो इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा आप जरा बताइए कि क्या अपोजिशन ने वोट डाले उनको? यासिर जी, आपने बिल्कुल सही ब्रेकअप दिया। असल बात क्या है? असल बात यह है कि ये जो पीटीआई वाले लोग हैं, या ख़ास तौर पे कल मैंने ट्विटर पे देखा, वो उन्होंने तो बगैर किसी रिसर्च के वो कैंपेन शुरू कर दी थी, और फिर आसन इकबाल ने उसके ऊपर एक अच्छा एक्सप्लेन किया। एक उसका जो ट्वीट था उसके बाद ये इनके दिए बुझे। लेकिन असल बात क्या है? असल बात यह है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश करके और एजेंसियों की मदद से जो कॉन्फिडेंस का वोट लिया था, वो 178 लोग थे उनके साथ खड़े हुए। और आज अगर जो शकूर साहब इंतकाल कर गए हैं और उनको अगर शामिल कर लिया जाए और स्पीकर साहब का वोट शामिल कर लिया जाए, तो 182 लोग बनते हैं जिन्होंने इनके ऊपर एतमाद का इजहार किया। तो इसका मतलब ये है कि आज ओवरवेलमिंगली पार्लियामेंट इनके साथ खड़ी है, और फिर जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान हैं उनको शामिल कर लिया जाए तो ये 200 से ऊपर लोग हैं जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़े हैं, और इमरान खान साहब के गैर सियासी रवैये के ख़िलाफ़ उन्होंने उस दिन भी सीसा फलाई की दीवार की तरह खड़े थे जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, और आज भी वो खड़े हैं। और ये मैसेज जो बेसिकली है, ये उन नॉन इलेक्टेड अदारों के लिए था जो लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि चूंकि ये मनी बिल जो है पास नहीं करवा सके तो इसलिए जनाब वज़ीर आज़म का ओहदा जो है वो ख़तरे में आ गया है। और कुछ लोग जो थे वो पार्लियामेंट के इख्तियारात को इस तरह चैलेंज कर रहे थे कि जो लेजिस्लेशन थी उसको पैदा होने से पहले रोका जा रहा था। तो ये दोनों तरह के मैसेज थे। और ख़ास तौर पे कल जिस तरह की दावड़ साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने और दूसरे लोगों ने तकारीर की और कहा कि अगर पाकिस्तान की जो पार्लियामान है उसकी लेजिस्लेशन को कोई भी ब्लॉक करता है तो उसको इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाना चाहिए। ये बहुत बड़े मैसेजेस थे, पहली दफ़ा पार्लियामेंट से ये मैसेजेस दिए गए। और ये भी मैं आपको बताऊं यासिर साहब, ये पहला मौका है कि जब हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है, और ये पहला मौका है कि सियासतदान हमें जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब से वो वज़ीर आज़म बने उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया है। तो उससे पहले जो बात हो रही थी मुज़ाकरात के हवाले से, तो देखें आपको शाह महमूद कुरैशी का वो तारीखी जुमला याद है जब फैटफ पे बातचीत हो रही थी और शाह महमूद कुरैशी और जो अपोजिशन थी, शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे,
उनकी अपोजिशन से जब बात हुई और ये कुछ इन्होंने नकात पे इत्तफाक कर लिया, तो वापस आके उसने कहा कि वो एक शख्स नहीं मान रहा। और आज भी जब आपने अली जफ़र की रात जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था किसी टेलीविजन चैनल पे, वो क्वाइट यानी वो बिल्कुल एक तरह से मुतमईन नजर आ रहे थे इन मुज़ाकरात से, सबको उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जाके वीटो कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंपाउंड में। तो ये अब देखना ये है कि पीटीआई के अंदर जो सियासी जहन रखने वाले लोग हैं वो इमरान खान की क़यादत का जो गैर सियासी रवैया है उसका बोझ कब तक उठाएंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में ये जो पीटीआई है उसमें कई दरारें आएंगी और ये जो पंजाब में जो टिकटें तकसीम हुई हैं वहाँ से लेकर और ये मुज़ाकरात में जिस तरह से इमरान खान इनको डील कर रहा है, इन लोगों को इनकी पब्लिक पोस्चरिंग जो है वो ख़तरे में है। पहले तो उन्होंने जो साबिक स्पीकर है उसके बारे में बड़ा डिस्ग्रेस बयान दिया कि वो मेरे बाख्तियार हैं ही नहीं कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात करे। और फिर अब शाह महमूद कुरैशी और ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई, इनके बारे में जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, तो इन लोगों की अपनी जो पब्लिक पोस्टरिंग है वो भी एक तरह से अंडर क्वेश्चन है कि इनके पास वो इतना भी इख्तियार नहीं है। पार्टी अगर उनको पावर देती है तो वो बातचीत करते हैं तो फिर उनको रोक दिया जाता है। ठीक है। सो आने वाला वक्त जो है, जी साहब, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आने वाला वक्त जो है मैं ये देख रहा हूं कि इमरान खान इस तरह क्यों सोच रहा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं क्विकली मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपकी तरफ आता हूं। अभी थोड़ी देर पहले सेनेटर साकटा ने जो उस कमेटी के जो गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म की गई कमेटी है उसके मेंबर भी हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं है। तो बज़ाहिर वो जो उस मुज़ाकराती कमेटी जो पीटीआई ने भेजी है 3 रुकनी, उससे बात करते नजर आ रहे हैं। खान साहब ने जो बयान दिया है कि जी अगर आज ये 14 मई को नई इंतखाबात करवाते आइन टूट जाएगा, मैंने तो कह दिया अगर ये इससे पहले असम्बली तहलील नहीं करते तो आप कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इस तनाजुर के अंदर फिर इसको हम हवाई फायरिंग समझे खान साहब की या वाकई इन्होंने स्ट्रेट फायर किया है, तो उस वक्त फिर हुकूमती मुज़ाकराती टीम फिर किससे बात करे और कितना मैंडेट है उस मुज़ाकराती टीम के पास जिसे खान साहब ने खुद भेजा है और फिर बयान इस तरह के दे रहे हैं। इसहाक डार साहब ने सही कहा है कि उनके और पीटीआई की टीम के दरमियान कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक जुमले का इजाफा करूंगा कि डेडलॉक उनके और इमरान खान के दरमियान है। अच्छा। जिसने अपनी ही टीम को वीटो कर दिया है। तो मुश्किल यह है कि जो उनकी टीम है पीटीआई की भेजी गई वो बाख्तियार नहीं है, वो बेख्तियार है और यही एक बुहरान की वजह है। और इमरान खान जिस ब्रिंकमैनशिप का मुजाहरा कर रहे हैं वो पूरी उनकी कोशिश ये है कि सिस्टम पर इतना दबाव डाला जाए कि सिस्टम टूट जाए और उनको नताइज की परवाह नहीं है, क्योंकि उनके बकौल अगर वो वजीर आज़म नहीं रहते तो उससे तो बेहतर था कि पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दिया जाए। तो जो आदमी इस तरह की सोच रखता हो उसके लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। उनके नज़दीक एक ही चीज़ की अहमियत है कि उनको एक मुतलकुल इनान हुक्मरान के तौर पर इस्लामाबाद में वापस लाया जाए। वो मुल्क के वजीर आज़म भी हों, मुल्क के सदर भी हों, वो आर्मी चीफ भी हों, वो चीफ जस्टिस भी हों, वो चारों सूबों के वजीर आला भी वो खुद ही ऑल इन वन। ठीक है शनील साहब, ये फरमाइएगा अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, अगर ये बकौल सोलंकी साहब की बेख्तियार कमेटी अगर उनकी तरफ से आती है, इनके दरमियान जब बातचीत होगी तो सबसे पहले तो CBMs होंगी, ठीक है, ताकि एक दूसरे पे ट्रस्ट बहाल हो सके। उसके बाद TORs होंगी, उसके बाद फिर कुछ मुज़ाकरात की बात होगी, कुछ ले दे की बात होगी, जिसकी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, ये तो ले दे के कुछ मामला होगा, विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस सब के लिए तो फिर टाइम चाहिए, और अगर टाइम बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया गया तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, बात टाइम की भी नहीं है, बात इमरान खान साहब की है। आज भी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, उनकी टीम उनको मिली, उन्होंने ब्रीफिंग उनको दी है, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा है कि ये
ऐलान करें असेंबलियां तोड़ने का, यानी कि कौमी असेंबली और दोनों सूबाई असेंबलियां वो तोड़ें और जुलाई के अंदर इंतखाबात करवा दे, तो फिर इनसे आगे बात हो सकती है, वरना बातचीत नहीं हो सकती। कल जब ये टीम गई थी तो उस वक्त इस टीम ने कुछ शराइत रखी थी कि अगर आपने 90 दिन की हद से निकलना है तो आप आईनी तरमीम करें। आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस्तीफे जो हैं उनको जो आपने मंजूर कर लिया वो वापस करें, हमें असेंबली में लेके जाएं, हम आपके साथ जाके मिलकर तरमीम करते हैं और जुलाई तक इलेक्शन करवाने हैं। तो अब हुकूमती टीम का कहना यह कि आप अक्टूबर तक चलें। बात यह है कि अगर हुकूमती टीम भी चले थोड़ा आगे आ जाएगी, लेकिन इमरान खान क्या वो अपनी पोजीशन से निकलेंगे? वो नहीं निकलेंगे। मुज़ाकरात में जब आप जाके बैठते हैं। एक और जवाब दे दीजिएगा, इस वक्त बज़ाहिर आपका एनालिसिस क्या कहता है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे कौन है? वो जिसने अपनी असम्बलियां भी गवा दी, वो जिसने कौमी असम्बली से बंदे भी उठवा दिए, ठीक है, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है, वो जो अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और दूसरा हुकूमत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके पीछे पार्लियामान है, 14-15 जमातें हैं, वो सारी इकट्ठी हैं, वो एक पेज के ऊपर हैं, ये अकेले हैं। इनके तो अगर हुकूमत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है तो फिर हुकूमत इनकी इन बातों को, जिस तरह आज 3 शराइत उन्होंने पेश की, ठीक है, उनको फिर वे कैसे मानेंगे? वो तो आज उन्होंने अपनी कमेटी के अंदर जो इत्तेहादी जमातें उन्होंने फैसला किया था कैबिनेट के अंदर भी कि इनकी ये शराइत नहीं मानी जाएगी। ओके, तो इसलिए फाइनली 2 शराइत हुई, एक हुकूमत की तरफ से और एक इनकी तरफ से। और अब मंगल को जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ उसमें मुस्बत पेशरफ्त हो, लेकिन पहली बात तो ये कि खान साहब मानेंगे कि नहीं। हो सकता है कि ये टीम यहाँ पे बैठे, मुज़ाकरात करे, मामला तय कर ले, लेकिन जब खान साहब के पास मामला जाए साइन करने के लिए तो वो खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि जी खान साहब अगर अपने, खुर्रम दस्तगीर साहब के अल्फाज हैं कि फाशिस्ट बयानिए को तब्दील नहीं करेंगे तो फिर जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, ये उनका बयान है जनाब। क्विकली हमें प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जानिब जाना। दूसरा मौजू जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी इलेक्शन कमीशन से और कहा था कि जी आप हमें बताएं फंड्स की फराहमी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपने फंड्स तो होते नहीं हैं, ये फंड्स उसने हुकूमत से मांगने होते हैं, और सिक्योरिटी के लिए भी उसे वफाकी हुकूमत को कहना इसका इस्तेहकाक है जो मंगवा सकती है। आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 180, 170, 190 के तहत जो है वो जो है फौज को कॉल कर सकती है। एग्जैक्ट आपको आर्टिकल बताते हैं कि किस आर्टिकल के तहत कॉल कर सकती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और रिपोर्ट सबमिट उन्होंने ये किया है कि जनाब ये 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो फौज है वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती और जो फंड्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं हो सकते। इस हवाले से सवाल आपसे होगा मुर्तज़ा सोलंकी साहब कि पार्लियामेंट में एक मरतबा फिर फंड्स फराहमी बिल मुस्तरद कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि इलेक्शन नामुमकिन है, क्या एक दिन इंतखाबात की राह हमवार होगी? देखिए, पहले तो मैं शुरू में जो आपने फरमाया उसकी मैं अगर इजाजत हो तो तस्हीह कर दूं। जो आर्टिकल 190 है, 190, यस, एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत में जो एक्शन है, और उसमें लिखा है ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट को मदद की जरूरत होगी तो तमाम इंतजामी और अदालती जो इदारे हैं वो ताउन करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव तो हुकूमत है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, लेकिन फौज को वो बराह रास्त नहीं कह सकते, क्योंकि फौज जो है वो एग्जीक्यूटिव में उस तरह से नहीं आती। और हमारी तारीख में पहले एक मिसाल मौजूद है, जब जस्टिस सजाद अली शाह ने बराह रास्त फौज को हुक्म दिया था कि वो उनकी मदद को आएँ, तो हमारे आर्मी चीफ होते थे जहांगीर करामत साहब, उन्होंने वो चिट्ठी वजारत दिफा को भेज दी थी, क्योंकि वो वजारत दिफा के ही मातहत हैं। तो इतना आसानी से ये नहीं होगा। लेकिन जो आपने 21 अरब रुपए की जो बात की, बात यह है कि वफाकी बजट में तमाम आइटम्स जो है वो पहले से तयशुदा होते हैं कि जी कहाँ कहाँ खर्च करने होते हैं, और हर चीज़ की जो मंजूरी है वो कौमी असम्बली से ली जाती है। और इस साल के जो बजट था जो 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्शन का बजट शामिल नहीं था। अब ये जो अचानक हुक्म आया उसके तहत वफाकी काबीना ने ये मामला कमेटियों से लेकर कौमी असम्बली और सेनेट को भेज दिया, उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। तो अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब अगर वो चाहे तो फिर वो पार्लियामान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर ले। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा मुमकिन होगा,
तो मुझे ये हुक्म जो है इसकी तामील होती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि इसके पीछे जो कुव्वत नाफजा होनी चाहिए वो मौजूद नहीं। ठीक है, मसला आप कुव्वत नाफजा पे आ गया है। शर्मिला साहिबा, ये फरमाइएगा इस वक्त जो मामला हैं फंड्स की फराहमी के साथ साथ सिक्योरिटी के, कल भी लकी मरवत में जो है वो फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ जिसे उन्होंने नाकाम बना दिया। शहदा की तादाद दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही है और दहशतगर्दी के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन कमीशन कहता है अप्रॉक्सीमेटली दोनों सूबों के अंदर हम मिलाएं तो 4.25 लाख के करीब जो है उन्हें पर्सनल चाहिए। तो पर्सनल अगर नहीं मिलते, जैसे कि DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो पर्सनल हैं उसके हवाले से रिपोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी है, तो अब फिर 14 मई को इन हालात के अंदर इंतखाबात होते आपको मालूम हो रहे हैं? यासिर, मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त सियासी जमातें हैं, क्या वो आपको इलेक्शन की तैयारियां करते नजर आ रही हैं? कहीं पे कोई जलसा हो रहा है, कहीं पे तो टिकट भी बांट दिए, टिकट बांटे हैं ना, लेकिन इमरान किसी जलसे के लिए गए हैं? वो अपनी पूरी कैंपेन तो इलेक्शन की खुद ही चलाते हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं, या उनके जो नुमाइंदे वो कहीं पे हमें जलसे करते हुए, कोई कॉर्नर मीटिंग करते हुए, कोई गहमा गहमी कुछ आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। दूसरी पार्टीज ने तो अपने टिकट भी नहीं जमा करवाए ना। कल मरियम नवाज को तंदूर जो था वो इलेक्शन का जो निशान है वो अलॉट कर दिया गया, इसका मतलब उन्होंने टिकट नहीं जमा करवाए अपने। सियासी पार्टीज को भी पता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, अभी फंड ही नहीं दिया गया इलेक्शन कमीशन को। उसके अलावा DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बड़ा क्लियरली कहा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बता दें कि हमें जब वफाकी हुकूमत कहेगी तो हम उनकी बात मानेंगे। देखिए, जिन्होंने जिस सियासी अदारे ने सियासत करनी होती है ना, जो फैजाबाद धरने में हमें नजर आई थी कि जब उनको बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था नहीं जी हम अपने लोगों के साथ नहीं लड़ सकते, लेकिन ये एक ऐसी के सरबराह जो आए हुए हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो हुकूमत के मातहत हैं और उन्होंने ये बात बड़ी क्लियरली कह ली कि हुकूमत हमें बुलाएगी तो हम सिक्योरिटी दे देंगे। फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि वहां पे हालात बहुत खराब हो चुके हुए हैं। हमारी सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी ये बात आई थी कि आपने TTP के लोगों को लाके बिठा दिया हुआ है, उसकी वजह से वो आपके गली मोहल्लों में पहुंच गए हुए हैं, उनको आपने उनकी सरकोबी करनी है, उनके साथ निपटना है। फिर पंजाब के अंदर भी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा, पुलिस इतनी तादाद में प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो क्यों नहीं सारे मुल्क का एक दिन इलेक्शन के ऊपर मान लिया जाता है? एक बंदे ने अपनी जिद बना ली है, पहले उसने अपनी असेंबलियां तोड़ दी और अब आपको पता है कि वो दोबारा जा रहे हैं कोर्ट के अंदर कि हमारी असेंबलियां बहाल कर दें। परवेज इलाही साहब ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब की मर्जी के साथ जाके ये पिटीशन जो पिटीशन फाइल कर रहा हूं, तो अब वो खुद भी पछता रहे हैं, उनको पता आ गया कि मैंने गलती की है, मुझे ये नहीं पहले दिन से कह रहे हैं 99% लोग परवेज इलाही कह रहे हैं ना, परवेज इलाही कह रहे हैं इमरान। और एक सर्वे भी हुआ था IPOR वालों का, उसके अंदर भी एक मेजोरिटी ने मोर देन 50% लोगों ने कहा था कि इमरान को असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो एक बंदे ने अब तोड़ दी है सिर्फ इसलिए प्रेशर डालने के लिए कि मुझे इलेक्शन मिल जाए, तो उसकी बात तो नहीं, हर बात तो नहीं मानी जाती थी ना। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाह तो उसको लाजमी चांद नहीं दिया जा सकता, कभी ना कहीं तो उसको रोकना है आपने और उसको बताना है कि रियासत की भी कोई रेट होती है जो हमने नाफिज करनी है, और आइन और कानून भी कोई चीज होता है। इमरान साहब कह रहे हैं ना कि निजी आइन सुप्रीम होता है, ऐसा नहीं होता, पार्लियामान सुप्रीम है, क्योंकि पार्लियामान है जिसने आइन बनाया। बेटा बाप से बड़ा कभी नहीं होता, बाप बड़ा होता है हमेशा। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आजम साहब आपकी तरफ आते हैं, सर फरमाइएगा 21 अरब रुपए का मामला जो है वो सामने आया और यकीनन कौमी असम्बली ने इसके ऊपर अपना स्टांस लिया। कल भी ये जो तहरीक पेश की गई उसे तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया और ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि जनाब फंड्स नहीं दे सकते। अभी हम ये जो मामला है ऑलरेडी इसके ऊपर अपना स्टांस ले चुके हैं। मामला जो है सिक्योरिटी का अगर हम देख लें, मुल्क के अंदर जारी ऑपरेशंस को देख लें, तो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और 14 मई का फैसला है, इन दोनों के दरमियान कितना फर्क है? जहाँ तक सिक्योरिटी के मामला हैं यसर, देखें सिक्योरिटी के बहरहाल बहुत देर से हालात ख़राब थे। शनीला दुरुस्त कह रही हैं कि देखें KPK के अंदर तालिबानाइजेशन शुरू हो रही थी और उस पर बड़ा बवेला भी था कि ये कैसे आबाद हो गए, कौन इनको लेके आया, किसने इनको फैसिलिटेट किया। बहरहाल इसके बावजूद वो कदम जमाते चले गए और आज KP के अंदर आपको हालात देखें बड़े अबतर नज़र आ रहे हैं। और हम उस वक्त भी आपके इसी प्रोग्राम की वसातत से सारे बात किया करते थे कि अगर KP दहशतगर्दी की लपेट में आता है तो पूरे पाकिस्तान समझे उसकी लपेट में और हमें नुकसान होगा, और आज हम वो फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी एक मुसलमा हकीकत है कि हमने इससे बुरे हालात के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात देखे हैं। हमने ANP के लोगों को बहुत शदीद कुर्बानियाँ देते, नुकसान उठाते हुए
हमने दहशतगर्दी के दौरान इलेक्शन लड़ते देखा है। ये सारी चीज़ें ये मुसलमा हकीकतें हैं, लेकिन हमें देखना यह है कि क्या 15 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो सकते हैं? क्या मुमकिन है कि 15 दिन में तमाम तरह इंतजाम हो जाए, पैसों के भी, सिक्योरिटी के भी, इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे इंतजाम करने वाले होते हैं, पोलिंग स्टेशन बनाने होते हैं, उसमें मतलब बहुत बड़ी मिकदार में आपको स्टेशनरी रिक्वायर्ड होती है। इवन के इस वक्त आपके सेंसस चल रही हैं, उसका क्या होगा, क्या पुरानी सेंसस पे आपने जाना है या नई सेंसस का इंतजार करना है, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सोलंकी साहब जो है ना वो सारा आइन के मुताबिक वो हमें समझा चुके हैं, बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ठीक एग्जेक्टिव्स को ऑर्डर दे सकता है, लेकिन फौज ऐसा महकमा है कि उसको बराह रास्त आप ऑर्डर दे के उससे सिक्योरिटी नहीं ले सकते। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है, जो मेरी अपनी एक असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी किसी इंतहा पे जाने से इज्तनाब कर रही है, और पार्लियामेंट भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये मुज़ाकराती जो प्रोसेस शुरू किया गया पार्लियामेंट के अंदर भी थोड़ी मुझे लचक नजर आ रही है, कुछ दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देखें कि आपके जनरल इंतखाबात, आपकी असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने में वैसे 3 साढ़े 3 माह रह गए हैं। अगर आप 3 साढ़े 3 माह और इंतजार कर लेंगे, आपकी असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने जा रही है, आप जनरल इलेक्शन में इकट्ठे चले जाते हैं, तो उसमें कोई मजायका नहीं है। जहां पे 3 माह पहले गुजरे हैं, अगर 3 माह और गुजर जाएंगे, और मुल्क की इस वक्त इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होने जा रही है, आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं। आज जिस तरह हमारे सामने कुछ फिगर्स आए हैं, इसाक डार साहब ने जो बात की है, आपके 10 अरब डॉलर पे रिजर्व इस वक्त पहुंच गए हैं, और आगे उम्मीद है कि थोड़े से और बेहतर होने जा रहे हैं। अगर मुल्क थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो मेरा ख्याल है 3 माह 4 माह और इंतजार करने में कोई मजायका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इस वक्त खान साहब को थोड़ा सा इस चीज को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या मुआशी तौर पे और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फौरी तौर पर इंतखाबात का मुतहम्मिल है। अगर तो पाकिस्तान मुतहम्मिल है तो फिर तो हुकूमत भी इतराज ना करती, फिर तो पार्लियामेंट के अंदर भी बार बार जो है ना ये इतराजात ना आते, इलेक्शन अब तक हो चुके होते। लेकिन इलेक्शन होते हुए हमें इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि जो इंतजामात 1 महीना पहले शुरू होने थे वो तो आज 15 दिन बाकी रह गए, अभी तक वो इंतजामात शुरू नहीं हुए, वक्त नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल के इंतखाबात हो पाएंगे। लिहाजा इन मुज़ाकरात में से अगर कोई मस्बत पहलू निकला है, कोई दरमियानी नुक्ते पे, दरमियानी तारीख पे कोई मुतफिक हो जाए, ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी मुल्क के लिए। लेकिन अगर इस पर डेडलॉक आ जाता है, कोई सी नुक्ते मुतफिक नहीं हो पाते, तो फिर जाहिर है एक इंतशार की फजा पैदा होगी और इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर जाएंगे। ठीक है सजाद साहब, इन्होंने दरमियानी नुक्ते के हवाले से बात की। ये कहा जाता है इरफान कादिर साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि जो एप्लीकेशन की गई है शाह खबर साहब की जानिब से एक ही दिन इंतखाबात करने के हवाले से और जिसके ऊपर समाअत भी हो रही है, ये बेसिकली एप्लीकेशन मूव करवाई गई है और इस एप्लीकेशन का बुनियादी मकसद ही यही है कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जा सके। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? कल के रिमार्क्स अगर आप इसको अटैच करें जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने दिए, उन्होंने भी उनके रिमार्क्स को भी देख के ऐसे लग रहा है कि अब मामला थोड़ा सा हीट थोड़ी सी जो है वो ठंडी होती हुई नजर आ रही है, हमें हीट बैठती हुई नजर आ रही है, गर्द बैठती हुई नजर आ रही है। आप इससे एग्री करते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जो कोशिश हो रही थी ना पार्लियामेंट को बाईपास करके मुख्तलिफ अदारों को डायरेक्ट हदायत देकर इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी कराने की या सिक्योरिटी फराहम करने की, वो तो फेल हो गई सारी कोशिशें। अब एक ही नुक्ता रह गया था कि सियासी जमातें अपने तौर पे ये फैसला कर लें कि कब इलेक्शन में जाना है। उसमें आज जो सबसे बड़ी रुकावट नज़र आई ना, जो इमरान खान साहब ने आज कहा कि आइन अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा, और जब आइन टूट जाएगा तो फिर सब लोग जो भी अपने जोर से जो भी कोई कर सकता होगा कर लेगा। तो वो एक अनार्की का इशारा दे रहे हैं, वो एक ऐसे रास्ते का इशारा दे रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो उनका ख्याल है कि वो बहुत सारे हजूम के साथ आएंगे और फिर अपनी बात मनवा लेंगे। ये एक बहुत खौफनाक बात की आज इमरान खान ने। असल बात ये है कि जो एक सपोर्ट थी उनको एक ज़माने में एस्टैब्लिशमेंट की, फिर एस्टैब्लिशमेंट के बाद उनको सपोर्ट हासिल हुई रिटायर्ड लोगों की, फिर उनको एक सपोर्ट मुख्तलिफ इंसाफ के अदारों की तरफ से भी रही, और उनकी उम्मीद थी उनको कि उनको इलेक्शन जल्दी मिल जाएगा। वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं।
और इन मज़ाकरात के साथ उनकी दिलचस्पी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसमें डेफिनेटली जो ये सारी चीज़ें जो कंसिडरेशंस हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के, सिक्योरिटी के, उनको सामने रखते हुए जो शाह खावर की अपील आई है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि किसी तरह एक ही दिन सारे इलेक्शंस करवाए जाएं और वो अक्टूबर या नवंबर ही का कुछ फैसला होगा इससे मिलता जुलता। इमरान खान साहब इन सारी चीज़ों से इन एग्रीमेंट नहीं होंगे, वो मुज़ाकरात को भी रुकवा देंगे, वो एक मुहिम जोई की फिर कोशिश करेंगे इस्लामाबाद पे चढ़ाई की। वो पहले भी अंजाम दे चुके हैं अपना 2 या 3 दफ़ा, अभी भी होगा। लेकिन एक नुक्ता इसके अंदर और भी है, वो ये है कि इमरान खान को ये नज़र आ रहा है कि अगर अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शंस जाते हैं तो जो उनके खिलाफ मुकदमा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा कुछ जजेस भी चेंज हुए हैं। अब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप मुतल्लिका अदालत के पास जाएं जहां अब आपको फर्दर जमानत नहीं मिल सकती। तो उनका ख्याल है कि कहीं ना कहीं वो नाअहल हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर से पहले, और इस तरह वो जो 2023 इलेक्शन का जो ख्वाब है उन्होंने देखा हुआ वो सारा चकनाचूर हो जाएगा। शायद इसी वजह से वो अपना एक प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं। और कुछ इतलात ये भी हैं कि जो उनकी मुज़ाकराती टीम है उसने कहीं ना कहीं NRO सीख किया है इन पार्टियों से कि ठीक है, अगर आप डिले इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर इमरान खान के खिलाफ ये सारे मुकदमात वापस लें। अच्छा। तो ये भी कुछ दिनों तक बात सामने आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे एक काफ़ी बड़ा मैस है, लेकिन बात वही जाएगी, अक्टूबर नवंबर से पहले इलेक्शन होते मुझे नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वो कह रहे हैं जी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। 14 मई पंजाब इंतखाबात अगर ना हुए तो आइन टूट जाएगा, खान साहब का ये बयान है। तो ये फरमाइएगा कि पंजाब के साथ साथ तो KPK में भी इंतखाबात हो रहे हैं, क्या वजह है कि KPK के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं होता? क्या वजह है उस वक्त आइन जो है नहीं टूटता? और क्या वजह है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने थे 60 रोज़ के अंदर अंदर, उनके हवाले से भी आइन नहीं टूटता? तो ये सिलेक्टिव किस्म का आइन कैसे टूट जाता है? आइन तब भी नहीं टूटा था जब तहरीक अदम एतमाद खान साहब के खिलाफ आई थी और वो उसके ऊपर वोटिंग नहीं करवा रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वोटिंग कराएं, दिन मखसूस किया था, और खान साहब ने उस दिन आके उनके जो स्पीकर थे उन्होंने रिजेक्ट करके आइन को तोड़ दिया था। और फिर खान साहब ने उसी के अंदर गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे अपनी असेंबली भी तोड़ दी थी। तो खान साहब का आइन जो होता है ना हमेशा सिलेक्टेड होता है, और यह हुई खान साहब है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान पे नाफिज भी करना चाहते हैं। देखिए खैबर पख्तूनख्वा पंजाब का मसला ये है कि आपकी सबसे ज्यादा सीट्स पंजाब में हैं कौमी असेंबली के। तो जब आप सूबाई असेंबली में आप सीट ज्यादा ले लेंगे तो आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे नेशनल के जो इंतखाबात होंगे उसको। और अगर आपने पंजाब से सबसे ज्यादा सीट्स निकाल ली तो फिर आप हुकूमत बना सकते हैं वफाक के अंदर। तो खान साहब इसी वजह से चाह रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई आई हुई है और उसकी वजह से जरा जो लोग थोड़े से हुकूमत से बदजन हुए हैं, तो कहीं आगे जाके जब इकॉनमी की हालत बेहतर हो रही है, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। और जो मेरे करप्शन के मुकदमात अभी ये कल भी ये और बुशरा बीबी के ऊपर जो मुकदमात थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए ना कि नैब को रोकें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब को कार्रवाई करने दें। तो जाहिर है जब नैब कार्रवाई करेगी आगे बढ़ेगी तो नाअहल होने के भी चांसेस है। तो इन दो चीजों से खान साहब डरे और वो चाह रहे हैं कि इसी टाइम में फायदा उठाऊं जो एक पॉपुलैरिटी, सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी हुई है, तो उसका फायदा उठा के किसी तरह में पंजाब चले जाते थे। ये भी बता दें कि अगर खान साहब मिसाल तौर पर फैसला आ जाता है, खान साहब ने तो कह दिया हम तो रोडों पे आएंगे, तो 10 महीने इन्होंने रोड्स पे रह के, मार्च से लेकर नवंबर तक रोड्स पे रहे, रोड्स पे लेकर इन्होंने क्या हासिल कर लिया कि जो अब दोबारा रोड्स पे रह के हासिल करेंगे? देखें जो पीछे फैसिलिटेट करने वाले लोग थे जब वो निकल गए तो खान साहब ने रोडों पे आके क्या हासिल कर लिया? कुछ भी नहीं। अभी भी वो आ जाएंगे। आज़ादी की तहरीक भी तो एक चलाई थी ना, तो इसलिए कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है जनाब, बिल्कुल। IF2 जी, मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, शनीला मार साहिबा का, सिजाद अनवर साहब का, आज़म चौधरी साहब का, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ आपने आज के मौज़ूआत को जनाब समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतनी, यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।